नमस्कार। आज हम 17वीं सदी की एक ऐसी बेमिसाल इंजीनियरिंग और इंसानी जज्बे की कहानी को समझने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे महान अजूबों में से एक को खड़ा कर दिया। ये सिर्फ कुछ पत्थरों और संगमरमर की कहानी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक बेहद गहरे दर्द ने वास्तुकला के ऐसे चरम शिखर को जन्म दिया जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। तो सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक तकनीक के, बिना किसी क्रेन या भारी मशीनों के, कोई एक टूटा हुआ दिल नामुमकिन को मुमकिन आखिर कैसे बना सकता है। ये एक ऐसी इमारत की कहानी है जो गहरे दुख से उपजी, लेकिन इसके पीछे जिस लेवल की लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग थी ना, वो आज के दौर में भी लगभग अकल्पनीय लगती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल एक बहुत ही भावुक और दर्दनाक मोड़ से होती है। एक ऐसा वादा जो 1631 के आसपास किया गया था और जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ कुछ यूं था कि 1631 में मुमताज महल का एक बच्चे को जन्म देते समय दुखद निधन हो गया। इस भयंकर सदमे ने शाहजहां को हिला के रख दिया और ठीक एक साल बाद यानी 1632 में आगरा फोर्ट के ठीक सामने यमुना नदी के किनारे करीब 42 एकड़ का एक विशाल निर्माण स्थल चुना गया। जगह जानबूझकर ऐसी चुनी गई जहां से सम्राट हमेशा इस इमारत को देख सके और वहां की मिट्टी इतनी मजबूत हो कि वो एक अमर ढांचे का भार उठा सके। अब इतनी बड़ी सोच को हकीकत में बदलने के लिए जाहिर है एक ग्लोबल ऑल स्टार टीम की जरूरत थी। दुनिया भर से बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को बुलावा भेजा गया। उस्ताद अहमद लाहौरी और मीर अब्दुल करीम को पूरे डिजाइन का जिम्मा सौंपा गया, जबकि तुर्की से आए इस्माइल खान, जो गुंबद बनाने में एक्सपर्ट थे, उन्हें भी इस टीम में शामिल किया गया। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, पर इन एक्सपर्ट्स ने लगातार 3 महीने तक रोजाना बैठकें की। तब जाकर इस्लामिक, फारसी और मुगल वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत संगम तैयार हुआ जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। लेकिन कागज पर बनी इन शानदार योजनाओं को जमीन पर उतारना एक बिल्कुल अलग ही चुनौती थी। इसके लिए एक विशाल सेना चाहिए थी, और वो भी कामगारों की। यहां जो सबसे अहम बात हमें समझनी है वो है ये आंकड़ा 20,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 20,000 परिवारों और मजदूरों की कहानी है जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। यमुना नदी के किनारे ही इन लोगों के लिए अस्थायी गांव बसाए गए थे। जरा सोचिए, ये लोग हर सुबह 4 बजे से इस महाकार्य में पूरी शिद्दत से जुट जाते थे। और इस विशाल टीम की विशेषज्ञता देखने लायक है। 5,000 लोग सिर्फ पत्थर तराशने के लिए थे, 3,000 मास्टर राजमिस्त्री, 2,000 मूर्तिकार, 1,500 सुलेखक यानी कैलीग्राफर्स और 1,000 जड़ाई एक्सपर्ट। अब इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन उस दौर के हिसाब से इन सभी को बेहतरीन खाना दिया जाता था, जैसे ताज़ा रोटी, दाल, सब्जी, गोश्त, और इनकी पगार भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। खैर, अब मैं आपको एक ऐसे अदृश्य इंजीनियरिंग रहस्य के बारे में बताता हूं जो सच में चौंका देने वाला है। ये पूरा का पूरा भारी ढांचा आज भी एक छिपी हुई नींव पर टिका है। यमुना के किनारे 50 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए और उन्हें आबनूस और महोगनी जैसी सख्त लकड़ियों से भर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी क्यों? क्योंकि ये लकड़ियां ऐसी हैं जो पानी में सड़ती नहीं हैं, बल्कि आज भी यमुना की नमी के सहारे ही ये विशाल इमारत मजबूती से खड़ी है। अगर नमी कम हुई तो ये लकड़ियां सूख कर टूट सकती हैं। नींव तो बन गई, पर अब सवाल आता है मटेरियल लाने का, वो भी बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती थी। यहाँ एक और ऐसी डिटेल है जो सच में हैरान करती है। 1,000 मकराना की खदानों से दुनिया का सबसे बेहतरीन सफ़ेद संगमरमर निकाला जा रहा था, लेकिन उसके 2 से 3 टन वजनी विशाल ब्लॉक्स को आगरा तक लाएं कैसे? इसके लिए 1,000 हाथियों की एक पूरी फौज लगाई गई। तपती गर्मी, कीचड़ और बारिश के बीच करीब 300 किलोमीटर का ये मुश्किल सफर हाथियों और बैलों ने लगातार तय किया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्थानीय प्रयास नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन बन चुका था। सिर्फ संगमरमर ही नहीं, 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर दुनिया के कोने कोने से मंगवाए गए थे। चीन से जेड आया, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अफगानिस्तान से लापिस लाजुली और कोलंबिया तक से पन्ने लाए गए। एक तरह से देखें तो ये 17वीं सदी की एक अद्भुत ग्लोबल सप्लाई चेन थी। चलिए अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर पर। ऐसी कई बारीकियां हैं जिन्होंने इस स्मारक को सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग से बदलकर एक चमत्कार बना दिया है। जैसे कि इसकी मीनारें। चारों कोनों पर खड़ी इन मीनारों में एक बहुत ही खास और छिपी हुई सुरक्षा विशेषता है। इन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया है। यह बनाने वालों की कोई गलती नहीं थी,
बल्कि यह मुगल आर्किटेक्ट्स की एक कमाल की दूरदृष्टि थी, ताकि अगर कभी कोई भयानक भूकंप आ जाए तो ये मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर के काम की। पियातरा ड्योरा ये इटली की एक बेहद जटिल और बारीक तकनीक है। इसमें मार्बल के अंदर बिल्कुल सटीक खांचे तराशे जाते थे और फिर पॉलिश किए गए रंगीन कीमती पत्थरों को उनमें जड़ा जाता था। ये काम इतना बारीक था कि कई बार तो सिर्फ 1 इंच की जगह में 60 अलग अलग टुकड़े फिट किए जाते थे। 10 बाय 10 फीट के सिर्फ एक पैनल को बनाने में ही महीनों लग जाते थे। और जो मुख्य द्वारों पर कैलीग्राफी या सुलेख किया गया है ना, वो एक बेहतरीन ऑप्टिकल इल्यूजन का उदाहरण है। फारसी कैलीग्राफर अमानत खान ने इन अक्षरों को इस तरह से डिजाइन किया कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इनका आकार बड़ा होता जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप जमीन से ऊपर की तरफ देखते हैं तो पूरी लिखावट बिल्कुल एक समान आकार की दिखाई देती है। पर्सपेक्टिव का ऐसा इस्तेमाल सच में दुर्लभ है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है कि आखिर इतने विशाल वजन को संतुलित कैसे किया गया होगा। इसके लिए डबल डोम यानी 2 गुंबदों की प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। अंदर का गुंबद करीब 80 फीट ऊंचा है, जो अंदर के कमरे के प्रोपोर्शन को बिल्कुल सही रखता है। लेकिन बाहर का गुंबद करीब 115 फीट ऊंचा है, जो बाहर से देखने पर वो भव्य आकार देता है। इस तकनीक ने 12,000 टन वजनी ढांचे को बहुत आसानी से संतुलित कर दिया। पर जिस इमारत को इतनी शिद्दत और प्यार से बनाया गया, उसके बनने के बाद की कहानी उतनी ही दुखद है। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1653 में इसका निर्माण पूरा हो गया। लेकिन ठीक 5 साल बाद 1658 में इतिहास ने ऐसी करवट ली जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली और शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। सोचिए, अपने जीवन के अंतिम 8 साल उन्होंने उसी किले में गुजारे, जहां से वो बस एक छोटी सी खिड़की से ही अपनी इस महान रचना को निहार सकते थे, जब तक कि 1666 में उनका निधन नहीं हो गया। अंततः शाहजहां को मुमताज के ठीक बगल में दफनाया गया। अब क्योंकि मूल योजना में शाहजहां की कब्र वहां नहीं होनी थी, इसीलिए उनकी कब्र सेंटर में नहीं है, थोड़ी साइड में है। इन कब्रों को जिस मुख्य कक्ष में रखा गया है, वहां संगमरमर की जालियां दरअसल एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई हैं। और यहां की सबसे अद्भुत बात यह है कि इस गुंबद के अंदर प्राकृतिक रूप से 28 सेकंड तक चलने वाली एक गूंज यानी एक एकॉस्टिक इको मौजूद है। तो हम इस कहानी के आखिर में पहुंच गए हैं। ये सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना? कैसे इतने अथाह दुख से जन्मा एक स्मारक इंसानी सहन शक्ति, 22 साल के कठोर श्रम और बेमिसाल वास्तुकला का दुनिया का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। साम्राज्य तो आते हैं और चले जाते हैं, पर कुछ रचनाएं वक्त की सीमा को पार कर जाती हैं। तो अगली बार जब आप ऐसी किसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में सोचें, तो खुद से जरूर पूछिएगा कि आखिर इन पत्थरों के पीछे कितनी खामोश कहानियां आज भी दफन हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।